नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाकवि कालिदास की एक ऐसी रचना की जो अमर है, मेघदूतम। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा काव्य है जो सदियों से लोगों के दिलों को छूता आया है। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं को समझते हैं। तो क्या कभी सोचा है कि एक बादल, हाँ, एक साधारण सा बादल, क्या वो प्रेम का संदेश लेकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही तो वो कमाल का सवाल है जो इस पूरी कविता की जान है। एक प्रेमी है अपनी प्रेमिका से मीलों दूर, और वो एक बादल को अपना मैसेंजर, अपना दूत बनाने की सोचता है। चलिए इस अनोखी कल्पना की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, कहानी में पूरी तरह डूबने से पहले कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। ये बहुत काम के हैं, खासकर उनके लिए जो बीपीएससी या एसटेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, मेघदूतम एक खंड काव्य या गीति काव्य है। पूरी की पूरी कविता एक ही छंद में लिखी गई है, मंदाक्रांता। इसका जो मुख्य भाव है, जिसे हम रस कहते हैं, वो है विप्रलंब श्रृंगार, मतलब जुदाई वाला प्यार। और कहानी के जो हीरो हीरोइन हैं वो हैं यक्ष और यक्षिणी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक श्राप से। होता यूं है कि एक यक्ष है जो अपने प्यार में इतना खोया रहता है कि अपने काम पे ध्यान ही नहीं देता। और उसका बॉस कौन? धन के देवता कुबेर। तो कुबेर को आता है गुस्सा, और वो उसे सजा देते हैं 1 साल का निर्वासन, अपनी पत्नी से दूर। तो जब ये कविता शुरू होती है, हमारा यक्ष रामगिरी पर्वत पर अकेला है। सोचिए, 1 साल के श्राप में से 8 महीने तो वो जैसे तैसे काट चुका है, लेकिन 4 महीने अभी भी बाकी हैं। और ये 4 महीने उसे 4 युग जैसे लग रहे हैं। वो अपनी पत्नी की याद में बुरी तरह तड़प रहा है। उसकी उदासी, उसकी निराशा बिल्कुल पीक पर है। और बस इसी हालत में उसे आसमान में एक बादल दिखाई देता है। अब यहाँ कालिदास ने क्या कमाल की बात कही है। एक श्लोक में कहते हैं कि जो लोग प्यार में व्याकुल होते हैं ना, वो बेचारे सजीव और निर्जीव, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में फर्क करना भूल जाते हैं। और यही वजह है कि यक्ष उस बेजान बादल को देखता है और उससे बात करने लगता है, उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई मेरा मैसेंजर बन जा। और बस यहीं से शुरू होता है कविता का पहला हिस्सा, जिसे कहते हैं पूर्व मेघ। इसमें यक्ष उस बादल को पूरा रास्ता समझाता है, गूगल मैप्स की तरह, कि उसे कहां-कहां से होकर अपनी पत्नी तक पहुंचना है। और ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये उस जमाने के भारत का एक खूबसूरत ट्रैवलॉग है। तो ये है हमारे बादल का पूरा रूट। सफर शुरू होता है रामगिरी से, फिर आता है आम्रकूट पर्वत, फिर नर्मदा नदी, उसके बाद एक शानदार शहर उज्जैनी, फिर कुरुक्षेत्र के मैदान, और आखिर में मंजिल हिमालय। तो चलिए इस सफर के कुछ खास स्टॉप्स पर जरा रुकते हैं और देखते हैं कि वहां क्या-क्या है। तो सबसे पहला मेजर स्टॉप आम्रकूट पर्वत। यक्ष बादल से कहता है कि ये जो पहाड़ है ना, जो पके हुए रसीले आमों से लदा हुआ है, ये तुम्हारा दोस्त है। जब तुम इसके ऊपर से गुजरोगे तो ये तुम्हें अपनी चोटी पर बिठाकर तुम्हारा स्वागत करेगा। कितनी प्यारी कल्पनाएं है ना। अब जरा कालिदास की इमेजरी देखिए, कमाल की है। वो नर्मदा नदी की तुलना करते हैं एक हाथी के शरीर पर बनी पेंटिंग से, और कहते हैं कि नदी का पानी जंगली हाथियों के मद से, मतलब उनकी गंध से महक रहा है। सोचकर देखिए क्या सीन बनाया है कवि ने, एकदम जिंदा। इसके बाद यक्ष बादल को एक खास हिदायत देता है। वो कहता है कि सुनो, भले ही तुम्हारा रास्ता थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा टेढ़ा हो जाए, लेकिन उज्जैनी शहर देखे बिना मत जाना। क्यों? क्योंकि उज्जैनी स्वर्ग का एक चमकता हुआ टुकड़ा है, मतलब उसे मिस नहीं कर सकते। और उज्जैनी में बादल की कुछ ड्यूटीज भी हैं। उसे मशहूर महाकाल मंदिर में शाम तक रुकना है। जब शाम की आरती होगी तो उसे अपनी गड़गड़ाहट से नगाड़े की आवाज निकालनी है। और फिर रात में शहर के ऊंचे ऊंचे महलों की छतों पर आराम करना है। देखिए कैसे प्रकृति और भक्ति को एक साथ मिला दिया है। अच्छा, अब सफर अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है। हिमालय में घुसने से ठीक पहले बादल एक दर्रे से गुजरता है, क्रौंचदंद्र। कहते हैं कि यह दर्रा भगवान परशुराम ने अपनी शक्ति से बनाया था, और ये वो रास्ता है जहां से हंस मानसरोवर झील की ओर जाते हैं, एक तरह से गेटवे टू हेवन। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद पूर्व मेघ यहां खत्म होता है। अब शुरू होता है दूसरा हिस्सा, उत्तर मेघ, और हमारा बादल आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया है, यक्षों का पौराणिक शहर अलका।
और यहां पहुंचते ही कालिदास का जीनियस देखिए। वो बादल की खूबियों की तुलना अलका शहर की शान और शौकत से करते हैं। कैसे? वो कहते हैं बादल में जो बिजली चमक रही है वो शहर की खूबसूरत औरतें हैं। बादल का जो इंद्रधनुष है वो शहर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स हैं। और बादल की जो गड़गड़ाहट है वो शहर में बज रहे उत्सव के नगाड़े हैं। क्या बात है! अब बादल शहर में तो पहुंच गया, पर उसे यक्ष का घर भी तो ढूंढना है। तो यक्ष उसे कुछ लैंडमार्क्स बताता है। कहता है, मेरे घर का गेट इंद्रधनुष जैसा होगा। वहां एक मंदार का पेड़ होगा जिसे मेरी पत्नी ने अपने बेटे की तरह पाला है। एक कुआं होगा जिसकी सीढ़ियां पन्ने की बनी हैं, और दरवाजे पर शंख और कमल के निशान बने होंगे। एड्रेस बिल्कुल क्लियर है। अब बादल लगभग यक्षिणी को देखने ही वाला है, और उस मोमेंट पर यक्ष अपनी पत्नी के लिए जो प्यार है उसे बयान करता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी सिर्फ एक औरत नहीं है, वो तो खुद ब्रह्मा की बनाई हुई सबसे पहली और सबसे बेहतरीन रचना है। इससे ज्यादा तारीफ क्या हो सकती है? लेकिन एक मिनट, मेघदूतम सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इसमें जिंदगी की गहरी समझ और ज्ञान भी छुपा है। इसमें कई ऐसी सूक्तियां हैं, मतलब विजडम कोट्स, जो एग्जाम्स के लिए तो जरूरी हैं ही, पर असल जिंदगी में भी बहुत काम आती हैं। जैसे ये वाली सूक्ति देखिए। इसका मतलब है कि किसी महान या गुणी व्यक्ति से की गई रिक्वेस्ट अगर फेल भी हो जाए तो वो किसी छोटे या अयोग्य व्यक्ति से मिली हुई कामयाबी से बेहतर है। मतलब सही इंसान से मदद मांगना अपने आप में एक सम्मान की बात है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। एक और कमाल की बात, जब बादल नदियों से पानी पी लेता है तो वो भारी हो जाता है। फिर हवा उसे यहां वहां उड़ा नहीं पाती। उसमें एक वजन, एक गरिमा आ जाती है। तो सूक्ति कहती है, जो चीज खाली है वो हल्की होती है, और जो भरी हुई है वही गौरव पाती है। मतलब ज्ञान और अनुभव से ही इंसान में गंभीरता आती है। और ये शायद सबसे गहरी बात है जो यक्ष अपनी पत्नी को संदेश में भेजता है। वो कहता है कि जिंदगी की हालत एक पहिए के चक्कर की तरह है, कभी नीचे तो कभी ऊपर। ये एक उम्मीद भरा संदेश है कि अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून कीप्स टर्निंग। तो इस पूरी कविता की जो गूंज है, जो इसका लास्टिंग मैसेज है, वो क्या है? चलिए इसकी विरासत और इसके आखिरी दिल को छू लेने वाले लम्हों पर एक नज़र डालते हैं। आप इस कविता की अहमियत का अंदाजा बस इस एक बात से लगा सकते हैं कि इस पर 50 से भी ज्यादा संस्कृत कमेंट्रीज यानी टीकाएं लिखी गई हैं। 50 से भी ज्यादा। और उनमें भी जो सबसे फेमस है वो है मल्लिनाथ की संजीवनी टीका। और कहानी खत्म कैसे होती है? यक्ष, जो खुद जुदाई का दर्द झेल रहा है, वो बादल को एक दुआ देता है। वो कहता है कि तुम अपनी संगिनी यानी बिजली से एक पल के लिए भी अलग ना हो। मतलब जो दर्द मैं सह रहा हूं वो तुम्हें कभी ना सहना पड़े। और यहीं पर प्यार और बिछोह की ये कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आकर पूरी होती है। तो अब आखिर में एक सवाल। ये कविता लगभग 1600 साल पुरानी है, फिर भी इसमें जो तड़प है, जो उम्मीद है, जो प्यार है, वो आज भी हमें इतना अपना सा क्यों लगता है? आखिर क्या बात है इसमें कि ये आज भी हमारे दिलों में इतनी गहरी जगह बनाए हुए हैं? सोचिएगा जरूर।